आई हेट माई iPhone 16 Pro। नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। I don't like this iPhone anymore। बट स्टिल पिछले 365 दिनों से ये मेरा सेकेंडरी फोन बना हुआ है, इसीलिए मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। द गुड, द बैड एंड द अगली। और इस वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको 85,000 रुपए के अंदर ये फोन लेना है या फिर 1,25,000 रुपए के अंदर iPhone 17 Pro। ये है iPhone 16 Pro और इस वीडियो की शुरुआत इसकी अच्छी बातों से करते हैं। सबसे पहला, डिजाइन। अब ये सुनकर बहुत सारे लोगों को शौक लगा होगा कि मैं एक 5 साल पुराने डिजाइन को कैसे अच्छा बोल सकता हूँ। तो अब इसे देखने के दो तरीके हैं। पहला, सेम टट्टी सेम जो हर दूसरा यूट्यूबर कर रहा है और 17 सीरीज आने के बाद शायद मैं भी करूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देता हूं। दिस इज मोर ऑफ अ मैच्योर डिजाइन। अगर तुम मुझसे पूछते हो ना कि इस डिजाइन में मुझे क्या चीज पसंद नहीं है, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और अगर तुम्हें ये डिजाइन सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये 5 साल पुराना है, तो एक बार इसकी मैथ्स को भी समझ लेते हैं। मान लो एप्पल अपने आईफोन को कंप्लीटली रीडिजाइन कर देता है और क्योंकि उसके पास दुनिया का सारा पैसा है, तो वो दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनर से ही चेंज करवाएगा। मान लेते हैं 90% लोगों को पसंद आता है, लेकिन कोई कितना ही अच्छा डिजाइन क्यों ना कर ले, क्योंकि एक चेंज आ रहा है, इसलिए 10% ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें ये चेंज पसंद नहीं आएगा। अब ये 10% लोग एप्पल के बिजनेस के लिए कितने हैं वो देख लो। 2015 से आज तक सिर्फ एक साल ऐसा गया है जब एप्पल ने 200 मिलियन यूनिट से कम आईफोन बेचा हो, तो ये 10% लोगों का मतलब हो गया 20 मिलियन यूनिट्स का नुकसान। OnePlus पूरे साल में इंडिया में 7.2 मिलियन यूनिट्स बेचता है, सैमसंग 19.7, मोटरोला 9.5 मिलियन यूनिट्स। मतलब जितना ये कंपनीज इंडिया में धंधा करती हैं, उतने तो एप्पल अपने यूजर्स को खो देगा। और यही रीजन है कि एप्पल चाह कर भी इस डिजाइन को एकदम से चेंज नहीं कर सकता जैसे बाकी ब्रांड्स करते हैं। ये थी बिजनेस की बात। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। क्योंकि ये एक 6.3 इंच का फोन है, इसलिए जब भी मैं इसे हाथ में लेता हूँ मुझे बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। मैंने हमेशा इसे केस लगाकर यूज करा है, इसलिए आज तक इस पर एक भी स्क्रैच का निशान नहीं है। कई लोगों को इस टाइटेनियम फ्रेम के साथ डिस्कलरेशन का इशू आ रहा था, लेकिन वो मैक्सिमम 15 Pro सीरीज के अंदर है। 16 Pro में बहुत ज्यादा केसेस है नहीं और मेरा तो बिल्कुल नया ही पड़ा हुआ है। ये सारे बटन्स आज भी उतने ही टैक्टाइल हैं जितना ये डे 1 पर थे। सो बिल्ड, डिजाइन, इन हैंड फील, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ इज सुपर्ब इन दिस फोन। अब इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके लिए भगवान बस रक्षा करना मेरी। द कैमरा कंट्रोल। अब एक सेकंड, मुझे गालियां देने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास 2 वजह हैं इसको गुड कैटेगरी में रखने के लिए। पहला, मैं फोन में कहीं भी कभी भी कुछ भी कर रहा हूं, अगर अचानक से मुझे किसी की फोटो या वीडियो लेनी पड़ जाए तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड के अंदर मेरा कैमरा खुल जाता है। अब जितनी ये बात सच है, उतनी ही ये भी सच है कि एक बार कैमरा खुल गया उसके बाद मैंने इस बटन को आज तक यूज नहीं करा है। बट स्टिल मैं इसे इतना पसंद क्यों करता हूँ? देखो, आईफोन में कैमरा खोलने का सबसे फास्ट तरीका ये है, लेकिन इसके लिए आपका फोन लॉक्ड होना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो वहां पर अचानक से वीडियो लेने के लिए आपको पहले होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर कैमरे का आइकन डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इंस्टाग्राम आपने कहां पर डाल रखा है। तो इसका मतलब मुझे अपने इन इंपॉर्टेंट एप्स में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर मैं अपने एक्शन बटन को कैमरा के लिए कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, लेकिन फिर फोन को साइलेंट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कैमरा ओपन करने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये कैमरा बटन ही है। और ये थी पहली वजह। दूसरी वजह ये है, मान लो iPhone 17 में एप्पल को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाती है और वो इस बटन पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे देता है, तब ये और भी ज्यादा काम की चीज हो जाएगा। बाकी मेरा काम था आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपके ओपिनियन से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोन इज द स्पीकर्स एंड माइक्स। इसके स्पीकर शायद मार्केट में सबसे ज्यादा लाउड ना हो, बट इन टर्म्स ऑफ रिचनेस, डेप्थ, क्लैरिटी, स्टीरियो इफेक्ट, वो सब आपको इससे बेटर दूसरा कोई फोन नहीं दे पाएगा। इसमें आपको 4 स्टूडियो क्वालिटी के माइक दिए हुए हैं और एक्चुअली में इसका आउटपुट वैसा ही निकलता है। कॉलिंग के टाइम पे वॉइस आइसोलेशन इतना कमाल काम करता है कि आप ऑटो में बैठ के भी बात करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा आप अपने रूम के अंदर हो। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, व्हाट्सएप पर किसी को वॉइस मेल भेज रहे हो, किसी में भी आपका माइक जब यूज हो रहा हो, तो सामने वाले के पास इतनी प्यारी आवाज जाएगी जितनी प्यारी दूसरे किसी फोन में नहीं जाती। सो स्पीकर्स एंड माइक्स आर द बेस्ट। चलो, नेक्स्ट गुड थिंग इज कनेक्टिविटी। अब वो चाहे 5G हो या वाईफाई, हर जगह हर टाइम इसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया है, ना ही स्पीड वाइज ना ही कवरेज वाइज। एक टाइम था जब आईफोन्स एंड्रॉइड से नेटवर्क के मामले में पीछे रहा करते थे, बट इसने तो अलग ही गेम खेल रखा है। मैंने इससे हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप पर 2 मिनट के अंदर 5 मूवीज डाउनलोड करी, टोटल 8.3 GB इन 2 मिनट्स। ऐसे एक टाइम पर मुझे बहुत जल्दी 10 GB की फाइल अपलोड करनी थी ड्राइव पर, वो भी इसने बहुत ही फास्ट करी। बाकी ना तो मुझे कोई कॉल ड्रॉप दिखा है और किसी भी तरह की कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं दिखी है। इसके बाद इसके परफॉर्मेंस इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द फोन। नंबर सुनने वाले लोग आप अपना कान बंद कर लेना, क्योंकि नंबर्स बताकर ना मैं दूसरे लोगों को बोर करना चाहता हूँ ना खुद को। मेरे एक्सपीरियंस से काम चला सकते हो तो वो सुन लो।
देखो FPS गेम को तो ये कुछ समझता ही नहीं है। आपको लोएस्ट सेटिंग करनी है और मैक्सिमम फ्रेम रेट करना है। उसके बाद आप इस पर कोई भी गेम खेलो, आपको कांस्टेंट 120 FPS मिलेगा। सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, 100 FPS से नीचे ये आ ही नहीं सकता। इवन गेंशिन इंपैक्ट में तो ये हाईएस्ट सेटिंग पर 120 FPS पर चलता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। 4K वीडियो रेंडर करवानी हो या एक साथ 4 ऐप चलाने हो, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इसके ऊपर लोड पड़ ही नहीं रहा। और रैम मैनेजमेंट का तो पूछो ही मत। इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे छोटे मोटे, व्हाट्सएप जैसे एप्स को 2-2, 3-3 दिनों तक रैम में पड़े हुए देखा है। तो आज मार्केट में एंड्रॉइड में इसके जितने फास्ट फोन हो सकते हैं, लेकिन इससे फास्ट कोई नहीं है। चलो जी, बहुत हो गई अच्छी बातें। अब आते हैं उन चीजों पर जिसमें ये फोन ठीक है। यार बैड लिखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। सबसे पहला हीटिंग। फोन की परफॉर्मेंस बेस्ट है, नो डाउट। और ये भी बात सच है कि 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो के मुकाबले ये बहुत ही कम हीट करता है, बट स्टिल हीट करता है। आज भी इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड डालो तो बाकी फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले ये सबसे पहले अपनी ब्राइटनेस को डाउन कर लेता है। गेंशिन इंपैक्ट को हाईएस्ट सेटिंग पर 120 FPS पर जब खेलोगे, साथ में स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे, तो वहां पर भी फोन थोड़ा सा गर्म होता है। परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करता बट गर्म होता है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट करा है, उन्होंने हाईएस्ट सेटिंग में वॉरजोन जब खेला हाईएस्ट FPS पर, तो वहां पर 5 मिनट के अंदर ही फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब मैंने टेस्ट करा तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके A18 Pro प्रोसेसर की वजह से आप इसमें 4K 120 FPS में शूट कर सकते हो, जिससे आप ऐसी कमाल की वीडियोस बना सकते हो। लेकिन मई, जून, जुलाई वाले महीनों के अंदर मैंने नोटिस करा कि अगर मैं इसके कैमरा को 15 मिनट तक ओपन करके रखता हूं, मैंने कोई फोटो नहीं ली, कोई वीडियो नहीं ली, सिर्फ कैमरा ऐप ओपन हुआ रखा है, तो भी ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अभी बारिश का मौसम आ चुका है, जनरली 30 डिग्री से कम ही पूरे दिन में टेम्परेचर रहता है, वहां पर अब ये बहुत ही नॉर्मल है। कुछ भी काम कर लूं, हीट तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, द कैमरा। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बहुत ही कमाल की फोटोज लेता है। ऑल्सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल कैमरा ऑन द मार्केट। अगर मुझसे बोला जाए कि आपको सिर्फ एक ही कैमरा फोन के साथ काम चलाना है, देन शायद आई विल प्रेफर दिस ओनली। लेकिन ये जो शायद मैंने बोला ना, प्रॉब्लम बस इतनी सी है। पहला तो इसके कैमराज आर नॉट फन। ना तो कैमरा ऐप के अंदर कोई मजेदार फीचर है और ना ही कैमरे के अंदर किसी भी तरह के AI का कोई बड़ा इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसके कैमरा को इस ठीक कैटेगरी में रखा है, वो है इसका 5x लेंस। धूप में अच्छी लाइटिंग हुई वहां पर तो ये तबाही मचा देगा, मतलब बेहतरीन फोटोज आएंगी। लेकिन जैसे ही लाइट्स थोड़ी डाउन होना शुरू होती है या फिर आप इंडोर में आते हो, वहां पर क्योंकि ये सेंसर साइज इतना छोटा है, ये बहुत ज्यादा नॉइज कैप्चर करता है। ये देखो, यहाँ पर ना तो वाइट बैलेंस अच्छा है, ना ही चेहरे पर कोई डिटेल है। इसके बाद मैंने सेम लाइटिंग में सेम टाइम पर सेम फोटो ली मेन लेंस से। उसके बाद फोटो देखो, डिटेल्स, क्लैरिटी, वाइट बैलेंस सब कुछ वापस आ गया। सेम यहाँ पे अच्छी खासी लाइट कंडीशन होने के बाद भी चेहरों पर डिटेल्स बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है मैंने मेन लेंस से ही जूम करके फोटो ली है। अब यही डिटेल्स की कमी और नॉइज का ज्यादा होना आपको वीडियोस के अंदर भी मिलेगा इसके 5x लेंस से। बट उसके अलावा यू नो दैट वीडियो के मामले में दिस इज दी बेस्ट डिवाइस ऑन द प्लेनेट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्ले, और मेरे पास एक नहीं 4 रीजन है इसकी डिस्प्ले को इस ठीक कैटेगरी में डालने के लिए। पहला, इसकी ब्राइटनेस बहुत तगड़ी है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स की इससे ज्यादा है और कलर्स भी वो ज्यादा पॉपी दिखाते हैं। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी। मैंने तो इसे इंडियन घर की बहुओं से भी ज्यादा ढक के रख रखा है, लेकिन जो लोग विदाउट टेम्पर ग्लास यूज कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इस पर बहुत आराम से स्क्रैचेस आ जाते हैं। तीसरा, नो एंटी ग्लेयर एंड द नॉच। ये फोन इससे 1 साल बाद लॉन्च हुआ था। इसमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है लेकिन इसमें नहीं है, जो कि आ जानी चाहिए थी। इसके अलावा नॉच, भले आप कितने ही यूज टू हो जाओ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये नॉच आपको तंग करेगा। और लास्ट है इसका रिफ्रेश रेट। ये एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, लेकिन मोस्टली 80 हर्ट्ज पे चलता है। जब गेम खेलोगे या धीरे धीरे ऐसे स्क्रॉल करोगे तब ये 120 पे चलेगा, लेकिन अगर आप तेज कुछ भी करने लगे तो ये 80 पे स्विच हो जाता है। क्या इससे मेरी फंक्शनैलिटी पर कोई असर पड़ता है? नहीं। क्या मुझे सिग्निफिकेंटली ये फील होता है कि फोन 80 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो गया है, अब 120 हर्ट्ज पे नहीं चल रहा? नहीं, बल्कि मुझे तो अभी पता चला कि इसके रिफ्रेश रेट के साथ ये दिक्कत है। तो मैं कंप्लेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके काउंटर पार्ट्स ऐसा नहीं कर रहे तो आपको भी ये नहीं करना है। फोन को एफिशिएंट बनाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। अगर मैंने 120 हर्ट्ज के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो मुझे किसी भी सिचुएशन में 120 हर्ट्ज लाके दो, बात खत्म। इसके बाद आती है बारी इसके हैप्टिक्स की। अगेन दिस इज द इंडस्ट्री बेस्ट। बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है जब इसके हैप्टिक्स को यूज करता हूँ, बट जब से मैंने OnePlus या Google Pixel को यूज करना शुरू करा है तब से मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखने लगी है। इस Google Pixel के अंदर मैं कुछ भी टच या कोई भी जेस्चर करूं, वहां पर मुझे हर चीज एक फीडबैक के साथ फील होती है। इसीलिए जब भी मैं इससे इस पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें वाइब्रेशन है ही नहीं। और ये सिर्फ इसकी दिक्कत नहीं है, ये सारे आईफोन्स की प्रॉब्लम है। और मैं इसे आईफोन की प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हाँ, दूसरे फोन ज्यादा बेटर है। बेटर से याद आया,
1 साल हो गए इस फोन को, तो लोगों को ऑब्वियसली इसके बैटरी के बारे में भी जानना होगा। पिछले 1 साल में ये फोन 255 बार चार्ज हो चुका है और अभी 95% बैटरी हेल्थ पर है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। अगर आप एक हैवी यूजर नहीं हो तो 1 साल में जनरली 300 साइकिल तक फोन चार्ज होता है और वहां पर जनरली 90% के आसपास बैटरी चली जाती है। तो यहाँ पर इसने अपनी बैटरी हेल्थ को बहुत अच्छे से होल्ड करा है। अभी मेरे नॉर्मल यूज केस के अंदर ये पूरा 1 दिन बहुत आराम से चल जाता है। मैं थोड़ा सा अगर हैवी जाता हूँ, जैसे काफी ज्यादा मैंने टेक्सटिंग कर लिया, बहुत ज्यादा देर तक इंस्टाग्राम वगैरह चलाने लगा, तो वहां पर रात में 9 बजे के आसपास मुझे एक बार थोड़ा सा टॉपअप देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वो सब नहीं करता, नॉर्मली इसको सेकेंडरी फोन की तरह यूज करता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे ये अभी भी मेरा 30% के आसपास बचा लेता है, विच इज अमेजिंग। बाकी चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा सा सरदर्द वाला है। 0 से 80 ये आराम से 50-55 मिनट में हो जाता है, लेकिन उसके बाद के 20% को चार्ज करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा का टाइम ले लेता है। और प्रो मैक्स में तो पूछो मत, वहां पर 2 घंटे लग जाते हैं फोन को फुल चार्ज करने में। अब बारी आती है इसके सॉफ्टवेयर की। पहले मुझे लगा कि मैं इसको इस ठीक ठीक वाली कैटेगरी में रखूं या अगली वाली में रखूं, लेकिन ठीक है, दिस इज ठीक ठीक। ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि iOS में अब वो बात रही ही नहीं है जो iOS 10, iOS 11 के टाइम में हुआ करती थी। डोंट गेट मी रॉन्ग, इसके स्मूथनेस में कोई कमी नहीं है, दिस इज मोस्ट स्मूथेस्ट UI एवर। बट दिक्कत है इसके अंदर जो बग्स हैं और फीचर्स की कमी है वो। जैसे अब मुझे रिव्यू करना था तो मैंने कई दिनों के बाद इसमें BGMI टेस्ट करने के लिए उसे खोला। कह रहा है कि भाई फोन में स्टोरेज ही नहीं है, पहले खाली करो। मैं स्टोरेज खाली करने गया, वहां पे पता चला 115 GB खाली है अभी तो। WhatsApp के साउंड का ग्लिच आज तक ठीक नहीं हो पाया है। मतलब अगर आप किसी से चैट कर रहे हो, सामने से रिप्लाई आता है तो फिर आवाज अजीब सी हो जाती है, वो सही नहीं जाती, फिर आपको फोन को साइलेंट ही करना पड़ता है। ये Amazon लाइव की ऐप है जहां से मैं Amazon पर लाइव जाता हूँ। ये ऐप पहले डिजाइन करी गई थी आईफोन्स के लिए। अभी हाल ऐसा है कि मुझे बहुत स्पेसिफिक जगहों पर जाकर इसको टच करना पड़ता है तब ये काम करता है। अब यहाँ पर मैं ये एप्पल की गलती नहीं कह रहा, गलती है Amazon टीम की ही है। बट क्योंकि ये iOS में हो रही है तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा ना। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं फोन को साइलेंट करके गेम एंजॉय करूं, लेकिन फिर गेम में भी आवाज नहीं आएगी। अगर मुझे गेम में आवाज चाहिए तो मुझे फोन को साइलेंट से हटाना पड़ेगा। किसी की फेस आईडी स्लो हो जा रही है तो अपडेट करने के बाद किसी का ऐप बहुत ज्यादा फ्रीज होने लग रहा है। हालांकि ये दोनों दिक्कत मुझे नहीं आई है, लेकिन लोगों ने रिपोर्ट करी है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि iOS अब उतना स्टेबल नहीं रहा। एंड्रॉइड्स आर मोर स्टेबल देन iOS। ओके, तो अब बारी आती है द अगलीस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन, विच इज एप्पल इंटेलिजेंस। शायद एप्पल को पता था कि वो लोग इस कैटेगरी में हगने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपने AI को एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया। क्यों फालतू में बेचारे AI का नाम बदनाम करना। जोक्स अपार्ट, एप्पल इंटेलिजेंस इन दिस फोन इज नॉट एट ऑल यूजफुल। बाकी के फोन्स क्या क्या कर चुके हैं, ये बेसिक काम भी ढंग से नहीं कर पाता। सिरी का सिर्फ रंग चेंज हुआ है, काम करने का ढंग बिल्कुल सेम है। जेमिनाई से बोलो अलार्म डिलीट करने के लिए, तुरंत डिलीट कर देगा। Can you delete both of those alarms we just created? Okay, you want to delete these 2 alarms? Okay, everything's done. सेम काम सिरी से बोल के देखो। Hey, can you delete both of those alarms we just created? I found this on the web. Hey, delete the alarm. I can't help with that on iPhone. Designed for Apple Intelligence from the ground up. इसके अलावा 50 और तरह की चीजें थी जिसे प्रॉमिस करा गया था एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर, जो आज तक नहीं आई है और वो 2026 तक के लिए डिले भी कर दी गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि iPhone 17 के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव AI फीचर्स रहेंगे वो भी कुछ बहुत ज्यादा काम के होने वाले हैं। इसीलिए एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा बात करके इसकी ज्यादा बेइज्जती नहीं करते, फाइनली अपने कंक्लूजन पर आते हैं। आपको 85,000 रुपए के अंदर ये फोन खरीदना है या फिर 1,25,000 रुपए देकर iPhone 17 Pro। अब मैं इसे बार बार 85,000 का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर BBD के अंदर iPhone 15 Pro 90,000 का मिल रहा था। ये फोन 15 Pro से कम दाम में लॉन्च हुआ था, तो हो सकता है इस बार ये फोन 85 तक में आ जाए। 85 में नहीं मिला तो 90,000 में तो मिल ही जाएगा। और iPhone 17 Pro तो जस्ट अभी लॉन्च होगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस में तो बिल्कुल भी कमी होगी नहीं, वो आपको पूरा 1,25,000 में ही मिलेगा। तो अब लेना कौन सा है? अगर आप शौकीन हो, आपको लेटेस्ट ही आईफोन चाहिए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको इसी फोन की तरफ जाना चाहिए। अभी यूएस के अंदर एक सर्वे हुआ, वहां पर 10 में से 7 लोग आईफोन 17 पर स्विच करने वाले हैं। इस स्विच का सबसे पहला रीजन बैटरी है और दूसरा है कैमरा, क्योंकि एप्पल हर साल कैमरे के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर करता है और ये देखकर लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन आपको एक्साइटेड नहीं होना, आपको रियलिस्टिक होना है। रियलिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इन दोनों फोटो को एक बार देखो। एक है आईफोन 13 प्रो के 12 मेगापिक्सल की, एक है 15 प्रो के 48 मेगापिक्सल की। ये फोटो आईफोन 15 प्रो की होनी चाहिए थी क्योंकि ये ज्यादा शार्प है, ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये है 13 प्रो की फोटो। सेम विद दिस वन, यहाँ पर भी ये ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये 13 प्रो की ही फोटो है। और अगर लाइट बहुत अच्छी हुई तब तो दोनों फोन्स के अंदर डिफरेंस बता पाना ही मुश्किल है। तो जब आईफोन का 12 मेगापिक्सल का सेंसर सेम 48 मेगापिक्सल जैसी फोटो ले रहा है
है, तो 17 प्रो में तो ये मेगापिक्सल भी चेंज नहीं हुआ, सेंसर का साइज भी बड़ा नहीं हुआ, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में ट्यूनिंग करके कोई कितना ही अच्छा कर देगा कैमरा को। तो कैमरा भी यहाँ पर कुछ खास इंप्रूव नहीं होने वाला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 16 प्रो लो, बहुत खुश रहोगे। 40-50 हजार जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे उठाकर म्यूचुअल फंड में डाल देना। अभी मार्केट वैसे ही बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है इन्वेस्ट करने का। बाकी 17 प्रो के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।